हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सेमेस्टर 6 बीए प्रोग्राम। इसकी जो हिंदी की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो रहने वाली है। इंग्लिश में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके। ठीक है, टेलीग्राम पर, या फिर इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर, इस ग्रुप में आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी फ्री में। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके बाद आप इस चैनल से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। डिफाइन द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है उसको डिफाइन करना है, लोकतंत्र के बारे में बताना है। एनालाइज द इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि भारत में लोकतंत्र को चलाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, हमें वो बात करनी है। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार का एक ऐसा रूप होता है डेमोक्रेसी जहां पर जो पावर्स होती है या फिर जो सत्ता होती है, शक्ति होती है, वो किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसका जो प्रियम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो पावर्स है वो किसमें है? वो जितने भारत के नागरिक हैं उनके अंदर ये पावर आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो पावर होती है वो लोगों के हाथों में होती है। वो चाहे डायरेक्टली इस अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करके ये जो पावर्स होती है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी हमें दो टाइप की देखने को मिलती है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो छोटे छोटे जो देश होते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। वहां पर जो लोग होते हैं, लोगों की जो संख्या होती है काफी कम होती है, तो वो वहां पर जाकर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं जो रूल मेकिंग होती है उनके अंदर। ठीक है, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये उन देशों में अपनाई जाती है जहां पर जो जनसंख्या होती है काफी ज्यादा बड़ी होती है, वहां पे जो पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो वहां पर जो लोग होते हैं एक जगह जाकर जो उनका पूरा कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग नहीं ले सकते, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जितने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो पावर्स होती हैं उनको देते हैं और अपना काम करवाते हैं। और जो रूल मेकिंग की जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली तरीके से करते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमें कई तरह के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, यानी कि समानता। मेजोरिटी रूल विद रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि जो अगर हम लोकतंत्र होता है वहां पर मेजोरिटी का शासन होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी के जितने भी राइट्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है उसको ध्यान में रखा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता होती है, और सभा करने की यानी कि इकट्ठा होने की, असेंबल होने की इनको फ्रीडम होती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी होती है वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कि कानून का शासन चलता है। अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी के मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे हमें कई तरह की फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ के स्ट्रक्चर बात करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट है उसके भी अलग अलग टाइप हो रखे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो होती है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है वो पार्लियामेंट के थ्रू काम करते हैं। यहाँ पर सरकार का गठन होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है, और सारे के सारे काम पार्लियामेंट के थ्रू किए जाते हैं। भारत के अंदर हम अगर बात करते हैं तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यहाँ पर जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। ठीक है, भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। भारत की जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका है, वो काफी ज्यादा स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें भारत में देखने को मिलती है। यहाँ पर भारत में एक इलेक्शन कमीशन है जो फेयर इलेक्शन करवाता है, और उसी के थ्रू जो जो नागरिक हैं, यानी कि जो यहाँ की जनता है, वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर आगे भेजती है, और वहां पर सरकार का गठन होता है, और उनके जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे वहां पे करते हैं। भारत के अंदर, या फिर जो डेमोक्रेसी होती है, इंडियन डेमोक्रेसी है, उसके अंदर लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं जो संविधान उनको देता है। तो अभी हम इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फेडरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फेडरल सिस्टम को हम बोलते हैं हिंदी में संघवाद। संघवाद क्या होता है, यहाँ पर
हमें अलग अलग तरह की जो सरकारें होती है, अलग अलग सरकारों के अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो सरकारें होती है वो मेनली तीन तरह की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट और तीसरी होती है लोकल। ठीक है, तो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो आती है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है पूरे इंडिया में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए काम करती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग जगह की जो अलग अलग एरियाज होते हैं उनमें काम करती है। इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं, वो डिवाइडेड हो रखी हैं। दिस इंश्योर्स दैट द हियर इज द बैलेंस ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी एट बोथ लेवल्स, यानी कि ये इंश्योर करता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ये इंश्योर करता है, वो ये देखता है कि जितनी भी पावर्स हम सरकार को दे रखे हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, यानी कि वो संतुलित होनी चाहिए, किसी के पास ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ठीक है, और सबकी जो स्वायत्ता होती है, यानी कि सबकी जो इंडिपेंडेंस होती है वो बनी रहनी चाहिए, किसी को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। तो दोनों को दायरे के अंदर में रखने का जो काम होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ऑपरेट्स अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत में जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती है, पार्लियामेंट के थ्रू काम करती है। पार्लियामेंट जो होती है, यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जनता से चुनकर आते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं और यहीं से गवर्नमेंट को बनाया जाता है, और गवर्नमेंट इसी के इशारों पर काम करती है, इन्हीं के जब प्रति जवाबदेह होती है। वेयर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम नेशन की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे देश का हेड होता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सरकार होती है वो वहाँ का जो हेड होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी व्यक्ति 18 प्लस हैं, 18 साल से ज्यादा के हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन अबव अ सर्टेन एज का क्या मतलब है, 18 साल। अलग अलग देशों में अलग अलग जो एज होती है वो देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में पहले 21 साल एज थी, फिर उसको घटाकर 18 साल कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एवरी सिटीजन, हर एक व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, उस सभी को वोट देने का अधिकार है, यानी कि राइट टू वोट है। इंश्योरिंग इंक्लूसिबिलिटी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर सभी लोगों का समावेश हो, यानी कि इंक्लूजन हो, और सभी लोग जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस होते हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अगर हम भारत में बात करते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह की जो पार्टियां होती हैं वो काम करती हैं, इलेक्शन में एक दूसरे के साथ compete करती हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करने का बेनिफिट उठाना चाहती हैं। इंडिया एज ए वाइब्रेंट मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी compete इन इलेक्शन, यानी कि अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो यहाँ पर compete करती हैं, आपस में प्रतियोगिता करती हैं। दिस डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स दैट डिफरेंट वॉइसेस एंड द इंटरेस्ट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, हमें अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी होती है पार्टी के अंदर वो देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो रिलीजन होता है उसके आधार पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, कुछ जो कास्ट होती है उसके आधार पर काम करती हैं, कुछ जो सोशो इकोनॉमिकल जो क्लासेस होती है उसके आधार पर पार्टियां होती हैं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरह की जो लोग जो वॉइस होती हैं, अलग अलग वर्ग की, चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो, चाहे जो आर्थिक आधार होते हैं उनकी, उन अलग अलग वर्गों की जो वॉइस होती है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से जनता तक, सरकार तक पहुंचती है। ठीक है, और जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जो वर्ग होते हैं, उनके हितों को भी जनता तक या फिर सरकार तक पहुंचाया जाता है। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो भारत में इंडिपेंडेंट है। इंडिया बोर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ, यानी कि जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका है, वो ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी लिमिट्स में रहकर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम करे, और जो जुडिशरी होती है, यानी कि जो न्यायपालिका होती है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसके गार्जियन के संरक्षक के रूप में काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। The judiciary serve as a check on the executive and the legislative branches, safeguarding the rights of the citizen, यानी कि जो जुडिशरी होती है, वो जो कार्यपालिका होती है, या फिर जो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं सरकार की, लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होती हैं, उन सभी से जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके राइट की रक्षा करती है एक गार्ड की तरह। अब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है जो फेयर इलेक्शन करवाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन autonomous body responsible for the conducting free and fair election at all levels, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर हमें इलेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इलेक्शन करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है।
जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी काम कर सकती है कानून के दायरे में रहकर। और इसका जो मेन काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना अलग अलग लेवल्स पर। इट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी, जो एक ईमानदारी होती है, इंटीग्रिटी होती है, उसको बचाए रखना, और जो भी चुनाव संबंधी जो प्रोसेस होते हैं उनमें स्मूथली उनको चलाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमें इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों को क्या फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो यहाँ पे मिले हुए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स एंड द फ्रीडम टू इट्स ऑल सिटीजन्स। यानी कि यहाँ पर हमें जो कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, मौलिक सिद्धांत होते हैं, मौलिक जो अधिकार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, यहाँ पर भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको प्राप्त है। जैसे अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार यहाँ पर सभी नागरिकों को प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और बोलने का जो अधिकार है वो सभी लोगों को प्राप्त है। राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसका अधिकार जो भारत का संविधान है वो अपने सभी नागरिकों को देता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं द इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्राइव्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी व्हाइल accommodating the complexities of the diverse and populous nation like India। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या उसका रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, तो वो हमें बात करनी है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट, और जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट का मेन काम होता है कानून बनाने का काम करना होता है इसको, ठीक है। जो कानून बनाने का जो काम होता है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से हो सकता है, और जो बिल होता है उसको किसी भी सदन में लेकर आया जा सकता है। जब ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब उसको मंजूरी मिल जाती है तब वो आगे जाकर एक कानून बनता है, उसको आगे एग्जीक्यूटिव को उसको लागू करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट होती है उसका मेन काम क्या होता है, कानून बनाने का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था है, सबसे बड़ी एक बॉडी के रूप में ये काम करती है भारत के। अब इसमें हमें दो हाउस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हाउस है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, लोगों की सभा होती है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल होता है। यहाँ पर जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बैठते हैं। यहाँ पर जो जितने भी एमपीज आते हैं इनको जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एमपी बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, किससे, जनता से। दूसरा जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा क्या होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो लोकसभा होती है वो तो लोगों को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट की काउंसिल होती है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके क्या रूल होते हैं। सबसे पहले इसके कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, यानी कि कानून बनाने का इसका काम होता है। जो लोग होते हैं यानी कि जो पीपल होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन का काम होता है इसका। गवर्नमेंट के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट पर निगरानी रखने का काम करती है। और जो सरकार पर बजट का जो कंट्रोल होता है वो रखती है अपने पास। संविधान में अगर हमें कोई भी संशोधन करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो उसकी जो शक्ति है वो किसके पास है, जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास में है। स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है नेशनल लेवल पर वो बात करती है ये, ठीक है। तो इसका ये मेन काम होता है। इमरजेंसी जो पावर्स होती हैं वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। और जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पर जो पार्लियामेंट होती है गवर्नमेंट को कुछ राइट्स देती है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर काम कर सके और जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, जो मैस क्रिएट हो रखा है, तो उसको अच्छे से मेंटेन कर सके। फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग की, यानी कि पॉलिसी को किस तरीके से बनाना है, कानून बनाने का जो काम होता है या फिर कोई भी नीति बनाने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, पार्लियामेंट के माध्यम से किया जाता है। अब हम इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज, यानी कि इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, कानून को बनाना, यानी कि लॉज को, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाना, जो कि पूरे भारत में, पूरी इंडिया में और ऑल ओवर इंडिया में लागू होंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको एमपीज बोला जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, डिस्कस, डिबेट एंड वोट ऑन
प्रपोज लॉज एंड लॉज कॉल्ड बिल। यानी कि जो भी एमपीज होते हैं, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कस करते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उस पर डिबेट करते हैं, और जो भी लॉज वगैरह आते हैं जिनको प्रपोज किया जाता है, ठीक है, तो उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट वोट करते हैं, जिसको हम बिल बोलते हैं। अब जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, ठीक है, तो एक ऐसा मंच प्रदान करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पर जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर आ सके। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स एज द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। यानी कि जो पॉपुलेशन होती है उसके क्या इंटरेस्ट होते हैं, उनकी क्या चिंताएं होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का काम पार्लियामेंट करती है। एमपीज हु आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग भाग से, लोकसभा क्षेत्रों से जहां से वो चुनकर आते हैं, तो वहाँ की जो वॉइस होती है, वहाँ के जितने भी ओपिनियंस होते हैं, वहाँ पर लोगों की क्या नीड्स हैं, ठीक है, तो उन सभी को उजागर करना, उस पर डिबेट करना, ठीक है, उसके लिए लॉज वगैरह बनाने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, एमपीज के माध्यम से किया जाता है, जो उनको एक मंच प्रदान करता है जहां पर वो अपनी बातों को रख सकते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी करती है, यानी कि गवर्नमेंट पर वॉच डॉग की तरह काम करती है। तो पार्लियामेंट एज अ वॉच डॉग ओवर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उस पर वॉच डॉग की तरह काम करती है, उस पर निगरानी रखने का काम करती है। एमपीज हैव द पावर टू क्वेश्चन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज। यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वो क्या काम करती है, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है, जो भी उनके मिनिस्टर्स होते हैं उनसे, ठीक है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो भी इश्यूज होते हैं उन पर बात कर सकती है, उनको उठा सकती है, और जो गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके लिए अकाउंटेबिलिटी को उनको बता सकती है, ठीक है, ठीक है, तो जो भी वो एक्शन लेती हैं, पॉलिसीज लेती हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी काम करने का, उनके बारे में जो इश्यूज होते हैं उनको रेज करने का जो काम होता है, क्वेश्चन रेज करने का काम होता है, वो पार्लियामेंट करती है। तो बेसिकली इसका जो मेन काम होता है वो वॉच डॉग की तरह काम करता है, एक गार्ड की तरह काम करता है, जो कि गवर्नमेंट कोई भी गलत काम ना कर सके। फिर उसके बाद हमें बजटरी कंट्रोल देखने को मिलता है, जो सरकार पर बजट या फिर जो पैसे से रिलेटेड जो भी कंट्रोल करने का काम होता है वो क्या है, किसका होता है, वो पार्लियामेंट का होता है। तो पार्लियामेंट अप्रूव द गवर्नमेंट्स बजट, जो गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है तो उसको अप्रूव करने का काम किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। द एनुअल बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्लान फॉर अपकमिंग फिक्स्ड ईयर। यानी कि आने वाले टाइम के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो एक आउटलाइन तैयार करती है, जिसको बजट बोला जाता है, ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें ही बताया जाता है कि सरकार का जो रेवेन्यू का एरिया होगा वो कहाँ कहाँ से सरकार रेवेन्यू लेकर आएगी, और सरकार किन किन जो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं वहां पर उनको उस पैसे को खर्च करेगी। तो इसके संबंधित जितने भी प्लान्स होते हैं उन पर जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो पार्लियामेंट करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होते हैं, उसकी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान होता है उसमें कोई भी हमें संशोधन करना होता है, कोई भी परिवर्तन करना होता है, तो उसकी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर एज अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है संविधान के दोनों सदनों के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। इंश्योरिंग दैट एनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ब्रॉड कॉन्सेंसस अमंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि अगर संविधान में कोई भी चेंज करना है तो हमें जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो उनकी सहमति भी चाहिए होती है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी स्टेट्स होते हैं, यूटीज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम होता है राज्यसभा का होता है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। जो पार्लियामेंट होता है उसमें दो हाउसेज होते हैं जिनको हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। जो लोकसभा होता है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, जो राज्यसभा होता है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल में बात करने की होगी तो वो हम आगे फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इट इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रमोटिंग फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर जो राज्यसभा होती है उसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जो स्टेट्स है उसके इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सके, जो
नेशनल लेवल पर, यूनियन लेवल पर जो भी प्रोसेस होता है उनके अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फेडरलिज्म होता है उसको प्रमोशन मिलता है, वो प्रमोट होता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है। अब जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं वो भी पार्लियामेंट के पास होती हैं। इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग डिसीजन एंड द एनेक्टिंग लॉज टू एड्रेस द इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है उनको डील करने के लिए जो भी लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करने का, उनको बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। इट कैन ग्रांट स्पेशल पावर टू द गवर्नमेंट टू डील विद द इमरजेंसी इफेक्टिवली। यानी कि इमरजेंसी से निपटने के लिए, पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए जो पार्लियामेंट होती है, वो जो गवर्नमेंट होती है उसको कुछ स्पेशल पावर्स दे सकती है, कुछ वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं जिससे कि इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती है उससे आसानी से डील किया जा सके। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग का काम होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड शेपिंग नेशनल पॉलिसीज। यानी पॉलिसीज को बनाने का, उसको शेप करने का, उसको आकार देने का जो काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है। एमपीज पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज वेयर दे examine specific policies, issue, conduct in इंक्वायरीज एंड टेक रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी इंप्रूवमेंट। यानी कि जितने भी एमपीज होते हैं वो पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं जो पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए उनसे संबंधित जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको देने का जो काम करते हैं, तो उनमें एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिसी इश्यूज होते हैं उनको एग्जामाइन करते हैं, यानी कि उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनसे संबंधित जो इंक्वायरीज होती है वो लेकर आते हैं और क्या क्या रिकमेंडेशन दी जा सकती है पॉलिसी इंप्रूवमेंट में, यानी कि पॉलिसी को किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उससे संबंधित जो रिकमेंडेशन देने का जो काम होता है वो एमपीज करते हैं, किसके थ्रू, पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू। अब कंक्लूजन में हम इसमें लिख सकते हैं, बेसिकली कंक्लूजन में वही लिखना होता है जो हम पहले पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। तो उसको समराइज करके जस्ट 2-3 लाइन में हमें उसको बताना होता है। Parliament provides a platform for democratic dialogue and ensure that the government remains responsive to the needs and the aspiration of the Indian people। यानी कि जो पार्लियामेंट होता है उसका क्या काम होता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देना जहां से जो लोकतांत्रिक जो आवाजें होती हैं उनको उजागर किया जा सके और उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके, जिससे कि जो गवर्नमेंट होती है वो जितने भी लोग होते हैं, यानी कि जो नागरिक होते हैं, उनकी जितनी भी एस्पिरेशन होती है, यानी कि उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिव हो सके, उनकी तरफ ध्यान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है एग्जामाइन द टेनेंट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यानी कि जो भारतीय संघवाद है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एनालाइज द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि एक सहयोगात्मक जो संघवाद होता है वो क्या होता है, उसको हम किस तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र में समझ सकते हैं, तो बात करते हैं। अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स सच एज स्टेट्स और द प्रोविंस। बेसिकली कहने का क्या मतलब होता है, फेडरल सिस्टम में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उनके अलग अलग टाइप हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो जो पावर्स होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो अलग अलग लेवल्स पर डिवाइडेड हो रखी होती हैं, ठीक है। तो जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड हो रखी है अलग अलग लेवल्स पर, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी होगी या फिर जो स्टेट्स होगी, प्रोविंस होगी, उन सब में आती है। अब इंडियन फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है, यानी कि जो शक्ति होती है उसका विभाजन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर सुप्रीम होता है, जो न्यायपालिका होती है यानी कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर हमें डुअल पॉलिटी देखने को मिलती है, यानी कि 2 स्तर की सरकारें यहाँ पर काम करती हैं इंडियन फेडरलिज्म के अंदर, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर काम करता है। अगर हम डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, इन फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर, भारतीय संघवाद के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, और जो राज्य सरकार होती है, उनके बीच में जो पावर्स होती है उनका डिवीजन हो रखा होता है, उनको डिवाइड कर रखा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिनिएट्स द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू 3 लिस्ट। यानी कि आपने लिस्टों के बारे में सुना होगा, कुछ सूचियां होती है उनके माध्यम से जो संविधान होता है वो सरकार की जो शक्तियां होती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनको लिमिट्स दे देता है। जैसे अगर हम 3 लिस्ट की बात करें तो उसमें जो पहली लिस्ट होती है उसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये काम करती है, ठीक है। तो ये जो कानून बनाने का काम होता है, इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो केंद्र सरकार का होता है, जो पूरे देश में यानी कि जो एंटायर कंट्री होती है उसमें ये काम करती है, ठीक है। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो राज्य सूची होती है उसमें अलग अलग जो राज्य होते हैं,
इस विषय के अंदर अपने एरिया के अंदर, अपने राज्य के अंदर कानून बना सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है उसमें, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर जो केंद्र सरकार होती है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो मिलकर आपस में कानून बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडियन फेडरलिज्म है, यहाँ पर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड सर्व एज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ठीक है, और ये अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में काम करता है गवर्नमेंट की, यानी कि जो जो मेनली जो पावर है जो गवर्नमेंट के पास आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी एक ऐसा हम कह सकते हैं जो उसको गवर्नमेंट को पावर देती है। ठीक है, उनकी जो लिमिट्स होती है उनको फिक्स करती है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट अबाइड बाय इट्स प्रोविजंस, यानी कि जो पावर्स होती है वो कहाँ से उसके मिलती है, मेन जो सोर्स होता है वो कौन सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो संविधान है। इंडिपेंडेंट हमें जुडिशरी देखने को मिलती है। इंडिया हैज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात कर चुके हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के एक संरक्षक के रूप में काम करती है, संविधान की रक्षा करने का काम करती है। The judiciary interprets the constitution and resolve dispute between the central and state government, यानी कि जो न्यायपालिका होती है उसका क्या काम होता है, संविधान में जितने भी कानून दे रखे होते हैं उनको, उनका उल्लेख करना, उनको इंटरप्रेट करने का काम होता है, उसका काम होता है किसका, जुडिशरी का काम होता है। और जो भी डिस्प्यूट निकल कर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार के बीच में जो भी झगड़े होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने का काम ये करती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म आर अपहेल्ड, जिससे कि जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उनकी जो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो बचे रहें। हम यहाँ पे देख सकते हैं डुअल पॉलिटी, यानी कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन फेडरलिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्टिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के हमें दो लेवल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला जो लेवल होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिंग द एंटायर कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके पास सबकी जो लिमिट्स होती हैं, उनका जो स्पेयर होता है, उनका जो स्पेस होता है, उनकी जो अथॉरिटी होती है वो फिक्स होती है, उसकी लिमिट होती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, वो कठोर नहीं है, वो कैसा एक लचीला संविधान है जिसके अंदर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी कि अलग अलग जो घटनाएं होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके अंदर ये अपने आप को चेंज कर सकता है। ये जो पावर्स होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्लियामेंट को देता है। ठीक है, कि आप मुझ में चेंज कर सकते हो, मुझ में परिवर्तन कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर अमेंडमेंट्स टू अकोमोडेट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की देश की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम देने का जो काम होता है वो क्या कौन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन एंड द पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड अचीव शेयर्ड गोल्स, यानी कि कोऑपरेटिव, यानी कि कोऑपरेट, यानी कि एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में, पार्टनरशिप से जो भी गोल्स होते हैं, जो भी टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। ठीक है, तो जिसमें जो कोऑपरेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में करती है, जिससे कि जो भी जनता होती है, जो भी पब्लिक होती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो वो कॉमनली फेस कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है आपस में कोलैबोरेटिव तरीके से। अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कई तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स का देखने को मिलती है। यहाँ पर फाइनेंशियल कोऑपरेशन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल होती है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में काम होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहाँ पर भी स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बीच में काम होता है।
तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट गवर्नेंस के बारे में, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस बाय एम्पावरिंग स्टेट गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ना होकर अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं उनके हाथ में होती है, जिससे क्या होता है हर एक यूनिट जो होती है दूसरी यूनिट पर कंट्रोल रखने का काम करती है। तो यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में होता है, जहां पर क्या होता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कुछ पावर्स मिल जाती है और ये उनसे उम्मीद की जाती है, ठीक है, कि वो कुछ इनिशिएटिव ले और जो पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दे, जो कि जो लोग होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स और होती हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज होती है उनको बनाने का काम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो करे। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज यहाँ पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कॉपरेशन होता है। इसमें क्या होता है जो बजट होता है, जो मनी से रिलेटेड जो काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो उसका जो गार्जियन होता है वो कौन होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फिर इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट को जो उससे काम करती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर भी फाइनेंशियल कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल कॉपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि फाइनेंशियल कॉपरेशन हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलता है थ्रू मैकेनिज्म सच एज शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है। जो कर केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, तो वो आपस में शेयर करती है। ग्रांट एंड एड्स, जो भी सहायता होती है जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यों को देती है, ठीक है। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कुछ स्कीम्स को लेकर आती है, तो उसके लिए जो फंड देने का काम होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर यहाँ पर हमें काउंसिल देखने को मिलती है जो इंटर स्टेट होती है अपने नेचर में। इसमें क्या होता है, जो द इंटर स्टेट काउंसिल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काम करने का जो काम होता है वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है। उनके बीच में जो भी वाद विवाद का, जो भी संवाद का जो मेन जो काम होता है वो इसी काउंसिल के माध्यम से होता है। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एनकरेजेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वर्क टुगेदर इन फॉर्मुलेटिंग द एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, यानी कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है उसमें ये एनकरेज किया जाता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, वर्क टुगेदर, जिससे कि क्या होता है जो पॉलिसी को बनाने का, यानी कि उसको फॉर्मुलेट करने का और इम्प्लीमेंटेशन का, लागू करने का जो काम होता है वो स्मूथली हो सके। इट इन्वॉल्व्स consultation, coordination and cooperation between different levels of government to ensure effective policy outcome। जो पॉलिसी होती है उससे अच्छे परिणामों को हासिल करने के लिए उसके जो आउटपुट होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, उनको इफेक्टिवली लेने के लिए हमें यहाँ पर कंसल्टेशन देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, कोऑपरेशन देखने को मिलता है, अलग अलग जो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है उनके अंदर। अब कंक्लूजन में हम इसमें लिख सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट emphasizes unity in diversity and recognize the importance of collaboration between the central and state government to promote inclusive growth, social justice and sustainable development across the country। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जो मीडिया होती है, जो पत्रकारिता होती है, उसका क्या महत्व होता है, क्या उसका रोल होता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। आपको पता है डेमोक्रेसी के अंदर 3 ऑर्गन्स मेनली काम करते हैं जिनको स्तंभ बोला जाता है, लेकिन एक जो मीडिया होती है उसको चौथा स्तंभ बोला जाता है, यानी कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया होती है, ठीक है। तो इसका भी मेन काम होता है डेमोक्रेसी के अंदर, तो हम उसको समझेंगे। मीडिया एंड डेमोक्रेसी इन्फॉर्म सिटीजन्स, स्क्रूटिनाइज अथॉरिटी, शेप्स पब्लिक ओपिनियन, एजुकेट, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, ठीक है। तो उसके कम्युनिकेशन में ब्रिज की तरह काम करती है। तो जो डेमोक्रेसी में मीडिया होती है वो सिटीजन्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करती है, जो अथॉरिटीज होती है उन पर निगरानी रखने का काम करती है, और जो भी पब्लिक ओपिनियन होती है उनके पब्लिक की क्या राय होती है उनको आकार देने का, उनको एजेंडा सेट करने का काम करती है। लोगों जो भी समाज में मुद्दे चल रहे होते हैं, जो भी, ठीक है, जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं उनसे संबंधित एजुकेट करने का काम मीडिया करती है, और सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनको संभालने में, उनको सहेजने में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
फोस्टरिंग सिविक एंगेजमेंट यानी कि जो नागरिक सहभागिता होती है उसको सुनिश्चित करती है, और जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होती है उसको इंश्योर करती है। गवर्नमेंट को उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है उनके प्रति जवाबदेही तय करवाती है मीडिया। अब इसके क्या क्या रोल होते हैं हम एक बार उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिसमेसिनेशन का काम होता है, जो वॉचडॉग फंक्शन की तरह ये काम करती है। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मेशन देती है यानी कि उसको बनाने का काम करती है। एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स, सिटीजन को एजुकेट और उसको एम्पावर करने का काम करती है। एक ब्रिज की तरह काम करती है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो भी पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है, जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। और जो मीडिया है आज के टाइम पे कुछ उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, और वो चैलेंज ये है, वो बाइस होती जा रही है, यानी कि वो किसी एक की तरफ पक्ष लेती जा रही है। ठीक है, आज के टाइम पे हमें कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का। तो द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर पब्लिक तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मीडिया का होता है। ये जो काम होता है वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू हमें ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ये भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिटीजन्स को न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। न्यूज़ से संबंधित जितने भी एनालिसिस होते हैं, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं अलग अलग इश्यूज पर, वो मीडिया अपनी पब्लिक तक अपनी जितनी भी जो भी उनके एनालिसिस होते हैं, न्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो वो उन पब्लिक तक पहुंचाती है। ये वॉचडॉग की तरह काम करती है, यानी कि इसका एक वॉचडॉग फंक्शन होता है। मीडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग बाय स्क्रूटिनाइजिंग द एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या काम ले रही है, क्या काम कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, ठीक है, तो उस पर निगरानी रखने का काम होता है मीडिया का। पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, उन पर निगरानी रखने का काम करती है। जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी कि सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने का, उनको इन्वेस्टिगेट करने का जो काम होता है वो जर्नलिस्ट के थ्रू किया जाता है। सरकार अगर ऐसा कोई भी काम कर रही है जिससे कि जो भी सिटीजन है उनके जो राइट्स होते हैं वो वायलेट हो रही है, उनको इन्वेस्टिगेट करने का जो काम होता है वो मीडिया करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कोई भी हमें कमी देखने को मिल रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करने का काम होता है वो मीडिया करती है, और आगे जो भी प्रोसीजर होता है उसको अपनाती है। और फिर इसका जो काम होता है वो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने का होता है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेशन करती है। मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन बाय प्रेजेंटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, एनालिसिस एंड डिबेट्स ऑन द इम्पोर्टेंट इशूज, यानी कि अलग अलग हमें तरह के इशूज देखने को मिलते हैं, उस पर क्या करती है जो मीडिया होती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आती है, व्यूज पॉइंट लेकर आती है, और उससे संबंधित जो एनालिसिस होता है उसको देता है और उन पर डिबेट करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पब्लिक होती है उसको ओपिनियन को बनाने में हेल्प मिलती है। अब जो ये ओपिनियन बनाने का जो काम होता है, एनालिसिस देने का जो काम होता है, वो किससे हो सकता है, एडिटोरियल से हो सकता है, जो ओपिनियन पीसेस होते हैं न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है उसमें हो सकता है, टॉक शोज हो सकते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया डिस्कशंस होते हैं उनके थ्रू ये सारे के सारे काम करे जा सकते हैं, और जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं उसको शेप दी जा सकती है। फिर जो जो सिटीजन्स होते हैं उनको एम्पावर और उनको एजुकेट करने का काम मीडिया करती है। तो मीडिया एजुकेट्स एंड एम्पावर सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, यानी कि उनसे संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर वो काम कर सकते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी नॉलेज देने का जो काम होता है, अवेयर करने का काम होता है, वो मीडिया करती है। ब्रिज की तरह काम करती है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, यानी कि एक सेतु की तरह काम करती है। मीडिया सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के और जनता के बीच में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की एक ब्रिज की तरह काम करती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कन्वे पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स टू द पब्लिक, यानी कि सरकार की क्या क्या रणनीतियां रही हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसी रही हैं, क्या उन्होंने अचीव किया है, तो उनको प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो मीडिया एक प्लेटफॉर्म देती है गवर्नमेंट को, ठीक है, और सिटीजन्स को भी अपनी वॉइस को रेज करने का, उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं उनको रेज करने का, सरकार को फीडबैक देने का एक मंच, एक प्लेटफॉर्म ये प्रदान करती है। अब सिस्टम जो होता है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको सुनिश्चित करती है। मीडिया फोस्टर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग ओपननेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक स्क्रूटिनी, यानी कि जनता जो होती है उसके बीच में खुलापन लेकर आती है, जिससे कि क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस होती है वो आसानी से मिल जाती है, जिससे क्या होता है
जो उनका जो मीडिया का जो सिस्टम होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है और अकाउंटेबिलिटी भी लाती है इसके अंदर। अब आज के टाइम पे मीडिया में हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ बाइसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मीडिया है वो एक तरफ पक्षी हो गई है और हमें कई तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। द मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस चैलेंजेस सच एज कमर्शियल प्रेशर, यानी कि जो आज के टाइम पे जो मीडिया है वो कमर्शियली काम ज़्यादा कर रही है। जो टीवी वगैरह पे जो एड्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसे उन एड्स को चलाने के लिए उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है आजकल, जो सरकार जो होती है, कुछ अलग अलग तरह की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो मीडिया पर प्रभाव डालती हैं। सरकार की तरफ से उन पर सेंसरशिप लग जाती है और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाने का जो काम होता है वो आज के टाइम पे हो रहा है। बाइसेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन, कॉर्पोरेट interest or ideological leaning can distort news coverage and undermine the credibility of media organization। यानी कि अगर कोई भी जो मीडिया हाउस है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरीके से एफिलिएट है, ठीक है, अब वो अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को देख रहा है या फिर वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजी होती है उसकी तरफ काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है, जो न्यूज़ कवरेज होती है या फिर जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि उसकी जो विश्वसनीयता होती है उसमें कमी, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। अब कंक्लूजन में इसमें लिख सकते हैं, द मीडिया प्लेज अ मल्टीफेसेटेड role in Indian democracy, serving as an information disseminator, watchdog, opinion former, educator, facilitator, promoter of transparency and challenges of biases। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। यानी कि आज के टाइम पर जो फार्मर जो एसोसिएशन है, कृषक जो संघ है, उनकी क्या भूमिका होती है उनके बारे में बात करनी है। तो फार्मर्स एसोसिएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द रोल ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। यानी कि वर्तमान संदर्भ में जो भी हमें फार्मर्स एसोसिएशन देखने को मिलती हैं, जो कृषक संघ है, कृषक समूह है, वो देखने को मिलते हैं, उनका क्या रोल है, ठीक है, उनकी क्या भूमिका है। तो फार्मर्स एसोसिएशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट बाय एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो जो भी कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके राइट्स के लिए एडवोकेट करना, उनकी वकालत करना फार्मर्स एसोसिएशन का मेन काम होता है। और उनके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है और उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं, तो ये सारा का सारा काम ये फार्मर्स एसोसिएशन का होता है। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो मेन काम होता है वो होता है पॉलिसी एडवोकेसी, यानी कि पॉलिसी को एडवोकेट करना, किसानों के जो राइट्स होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से पॉलिसी को बनाया जा सके, इसकी बात ये करते हैं। मार्केट एक्सेस एंड फेयर ट्रेड होता है, उसके बारे में बात करते हैं। किसानों के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी ट्रेनिंग देने का जो काम होता है वो ये लोग करते हैं, ये समूह करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स जो होती हैं उसका यूज कर ये सभी किसानों को फायदा देते हैं, रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। किसानों से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किसानों तक पहुंचाते हैं और सोशल सपोर्ट और सॉलिडेरिटी होती है वो किसानों को देते हैं। सबसे पहले हम पॉलिसी एडवोकेसी की बात करते हैं। तो जो फार्मर्स एसोसिएशन होते हैं वो सर्व एज अ पावरफुल एडवोकेट्स फॉर फार्मर्स कंसर्न इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो फार्मर्स एसोसिएशन होते हैं वो एक पावरफुल एडवोकेट की तरह काम करते हैं, जो ये ध्यान रखते हैं कि जब पॉलिसी वगैरह को बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाए। दे लॉबी गवर्नमेंट्स एंड द पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस इशूज। ठीक है, तो किसानों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उनको किस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीति निर्माता होते हैं, उनको घेरने का काम करते हैं। अब जो किसानों से संबंधित इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, जो समस्याएं होती है वो होती हैं फेयर प्राइसिंग की। यानी कि जो सरकार होती है या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी यूनिट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो क्या करती हैं, किसानों की जो फसल होती है उनके लिए एक अच्छा जो प्राइस होता है वो नहीं लेकर आती हैं और किसानों को कुछ सब्सिडीज भी नहीं देती हैं, यानी कि जो छूट होती है, सब्सिडी होती है, वो भी नहीं देती हैं। तो इनके लिए ये जो मुद्दे होते हैं, तो इन पर जो सरकार को और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको घेरने का काम ये जो एसोसिएशन होते हैं वो करते हैं। मार्केट एक्सेस एंड फेयर ट्रेड को ये इंश्योर करते हैं। दीज एसोसिएशंस वर्क्स टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस बाय नेगोशिएटिंग फेयर प्राइसेस, एस्टैब्लिशिंग मार्केट लिंकेज एंड प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि ये एक किस तरीके से काम करते हैं जिससे कि जो किसानों को मार्केट को अच्छी तरीके से एक्सेस मिल सके, यानी कि वो उस तक पहुंच सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी मंडी वगैरह होती हैं, जो भी यूनिट्स होती हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उनके लिए नेगोशिएशन का काम करते हैं। जो भी उनके प्राइसेस होते हैं उनको कम या फिर ज़्यादा करवाते हैं
और जो मार्केट तक पहुंचने के लिए जो लिंकेज होते हैं, जो सूत्र वगैरह होते हैं, उनको बनाने का, जो सड़क वगैरह बनाने का जो काम होता है, मंडी तक जो पहुंच होती है, उनको ये ध्यान में रखते हैं। और जो फेयर ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि किस तरीके से जो जो ट्रेड होता है, जो किसानों के साथ जो व्यापार होता है, उसमें पारदर्शिता या फिर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो लेके आई जा सके। उन जो किसान होते हैं उनको किस तरीके से अकाउंटेबल बनाया जा सके, या फिर जो मंडी होती है उनको किस तरीके से हम अकाउंटेबल बना सकते हैं किसानों के प्रति। ठीक है, तो ये जो इंश्योर करने का जो काम होता है वो ये सब जो एसोसिएशंस होते हैं वो करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग जो जो काम होता है वही जितने भी समूह होते हैं वो देते हैं। फार्मर्स एसोसिएशंस प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू इक्विप फार्मर्स विद द स्किल एंड नॉलेज, यानी कि जो किसान होते हैं उनको स्किल, उनको नॉलेज देने का काम होता है, वो ये सारे के सारे ग्रुप करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। नीडेड टू अडेप्ट टू चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो एग्रीकल्चर या फिर जो खेती में जो भी बदलाव आते आ रहे हैं, तो उनको अडेप्ट करने के लिए ये स्किल्स आज के टाइम पे जरूरी हैं। तो इसमें क्या क्या ये ट्रेनिंग देते हैं, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादन होता है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, या फिर जो टेक्नोलॉजी का हम यूज एग्रीकल्चर में किस तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से इनकी जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करती है, उनको ट्रेनिंग देने का काम ये जितने भी जो फार्मर्स एसोसिएशन होते हैं वो करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स इनटू कोहेंसिव ग्रुप्स, यानी कि जितने भी किसान होते हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में लेकर आकर ये फार्मर्स एसोसिएशंस एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं बायर्स के साथ में, जो भी सामान को खरीदता है, जो भी सप्लाई करता है, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं उनके साथ में, यानी कि जो मोल भाव करने का काम होता है वो ये करते हैं। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्स को किस तरीके से हम इकट्ठा कर सकते हैं। फार्मर्स एसोसिएशंस फैसिलिटेट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज क्रेडिट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड नेगोशिएटिंग बल्क परचेज, यानी कि जब जो रिसोर्सेज होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे सीड्स वगैरह, जो बीज होते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, मशीन वगैरह, तो उनको इकट्ठा करते हैं और बल्क परचेज कर कर किसानों को फायदा करवाते हैं, जो जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो किसानों को अच्छे दाम पर, सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। इन्फॉर्मेशन को जनता तक, जो कृषक होते हैं उनको उन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो ये समूह करते हैं। दीज एसोसिएशंस सर्व एज चैनल्स फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज अमंग फार्मर्स, यानी कि किसानों तक ये जो नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, उनको प्रोवाइड करवाने का मेन काम ये करते हैं। दे यूज वेरियस कम्युनिकेशन चैनल सच एज वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड न्यूज लेटर्स टू कीप फार्मर्स इन्फॉर्म अबाउट मार्केट, यानी कि मार्केट से संबंधित किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको इन्फॉर्म रहने के लिए वो कम्युनिकेशन के कुछ टूल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे किसानों को लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करते हैं, उसको कंडक्ट करवाते हैं, सेमिनार्स को कंडक्ट करते हैं, और किसानों तक न्यूज लेटर्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसानों तक पहुंचाते हैं। किसानों को एक जो सोशल सपोर्ट होता है, सोलिडरिटी होती है, उनको पहुंचाते हैं। फार्मर्स एसोसिएशन फोस्टर्स social cohesive and solidarity among farmers by providing a platform for networking, sharing experience and addressing common challenges, यानी किसान किससे उनके जो अनुभव होते हैं किसानों के, उनसे संबंधित जितने भी जो चैलेंजेस होते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां पर ये अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज की तरफ से जो सोसाइटी होती है उससे एक सपोर्ट किसानों के लिए उभर कर आता है। अब इसमें कंक्लूजन के तौर पर अब लिख सकते हैं, फार्मर्स एसोसिएशंस plays a multifaceted role in the present context, advocating for farmers' right, improving market access, building capacity, mobilizing resources, managing risk, disseminating information and foster social cohesion. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जब पॉलिसी को बनाया जाता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग तरह की जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उनके बारे में बात करनी है। इंस्टीट्यूशंस फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट, रेगुलेट, एग्जीक्यूट, इंगेज स्टेक होल्डर्स एंड इवेल्युएट पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसी को बनाने का काम, उसको फॉर्मुलेट करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको रेगुलेट और उसको एजुकेट करने का काम जो होता है वो ये संस्थाएं करती है, और उसको उसमें किस तरीके से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इंगेज किया जा सकता है, और पॉलिसी को इवेल्युएट या फिर उसका जो मूल्यांकन करने का जो काम होता है वही सारी की सारी संस्थाएं करती हैं। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज, ओवरसाइट एंड इंगेजमेंट मैकेनिज्म एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, यानी किस तरीके से हम इफेक्टिव पॉलिसी को बना सकते हैं, एक जो अच्छी पॉलिसी होती है उसको बना सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह की जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर अलग अलग तरह की जो
सहायता होती है वो ये प्रदान करती है, जैसे स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, अलग अलग तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग एरियाज के, उनको ये प्रदान करती हैं, ठीक है। और जो इंगेजमेंट अलग अलग जो लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको उनमें इंगेज करने का काम, उसमें इंक्लूजन करने का जो काम होता है वो ये इंश्योर करती है। अब इसके क्या क्या रोल्स होते हैं। सबसे पहला जो रोल होता है वो पॉलिसी को बनाने का काम होता है, जो एजेंडा होता है उसको सेट करने का काम होता है, जब पॉलिसी बन जाती है उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से हम उसको लागू कर सकते हैं, और जब पॉलिसी लागू हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो किस तरीके से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, यानी कि अलग अलग तरह की जब नीति लागू हो जाती है तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो रेज होते हैं, तो हम किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। और पॉलिसी जब फॉर्मेशन होता है उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम इंगेज कर सकते हैं। और फिर बाद में सबसे लास्ट में इवेल्युएट और फीडबैक का काम करते हैं ये संस्थाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। तो इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, थिंक टैंक, एडवाइजरी काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। यानी कि पॉलिसी बनाने का जो मेन काम होता है किसका काम होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का। इसमें हमें लेजिस्लेटिव जो बॉडीज होती हैं वो भी आ जाती हैं, सरकार की तरफ से जो थिंक टैंक के रूप में जो भी एजेंसीज काम करती हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं नीति आयोग की, तो ये सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो सरकार के लिए जो एडवाइजरी वगैरह जारी करने का जो काम होता है ये नीति आयोग करता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अलग अलग तरह की जो एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं वो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं पॉलिसी को बनाने के लिए। नेक्स्ट जो काम है वो है सेटिंग एजेंडाज, यानी कि किस तरीके से एजेंडा क्या होना चाहिए उसको बनाने का जो काम होता है वो ये इंस्टीट्यूट करते हैं। यानी कि किस पॉलिसी में, या फिर जो कौन से ऐसी एरिया होते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर हमें पॉलिसी में बनानी चाहिए और उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग एजेंडाज बाय आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी एरियाज फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन। यानी कि ऐसे कौन कौन से एरियाज होते हैं जिसमें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनकी पहचान करने का काम ये जितनी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो करते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंस पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड, इंस्टीट्यूशंस ओवरसीज देयर इंप्लीमेंटेशन। यानी कि अगला जो काम होता है वो इनके इंप्लीमेंटेशन का काम होता है, इनको लागू करने का काम होता है। दे allocate resources, coordinate activities, establish rule and procedures। यानी कि अलग अलग तरह के जो संसाधन होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसको देने का काम करते हैं। अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम किस तरीके से जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं वो कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। और कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो उनको ये प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो भी जो प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर करने का काम ये सब का सारा ये इंस्टीट्यूट करते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट्स, यानी कि इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद लॉ, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। यानी कि ये रेगुलेट करती हैं, उसको देखने का, उस पर निगरानी रखने का काम करते हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, वो लॉज के, रेगुलेशंस के, या फिर जो सरकार ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, यानी कि अलग अलग तरह के जो विवाद उभर कर आते हैं सामने आकर, तो उनको रिजॉल्व करने का काम, उनसे संबंधित जो पॉलिसी वगैरह बनाने का जो काम होता है वो ये करते हैं। जुडिशियल बॉडीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यानी कि जब भी कोई भी विवाद निकल कर आता है, कोई भी डिस्प्यूट्स निकल कर आता है, तो उससे संबंधित, ठीक है, तो इससे उसको रिजॉल्व करने का जो काम होता है वो जुडिशियल बॉडीज करती हैं। दे इंटरप्रेट लॉज टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। ये इंश्योर करती हैं कि रूल ऑफ लॉ चलता रहे, यानी कि कानून का शासन बना रहे, जिससे कि सभी को जस्टिस मिल सके, सभी को न्याय मिल सके। और जो जितनी भी जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो संविधान होता है, संविधान में जितने भी नियम कानून होते हैं उनकी व्याख्या करने का काम करते हैं ये संस्थाएं। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो उन नीतियों से सीधे प्रभावित होते हैं और जिसमें डायरेक्टली जनता शामिल होती है। तो इंस्टीट्यूशंस एंगेज विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसमैन, कम्युनिटीज एंड सिटीजन्स थ्रू आउट द पॉलिसी प्रोसेस। यानी कि पॉलिसी प्रोसेस जो होता है उसको बनाने का जो पूरी जो प्रक्रिया होती है उसमें जो इंक्लूजन होता है उसको शामिल करने का काम ये संस्थाएं करती हैं। अभी जो इंक्लूजन होता है उसमें मेनली गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। जो
कुछ सोसाइटीज होती हैं वो शामिल होती हैं, बिजनेसमैन या फिर जो कम्युनिटीज होती हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो इनमें शामिल होते हैं। उनको इंश्योर करने का जो काम होता है, शामिल होने, अगर वो शामिल हो रखी हैं नहीं हो रखी हैं, तो ये सब देख रेख का जो काम होता है वो ये संस्थाएं करती हैं। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक का जो काम होता है वो ये संस्थाएं करती हैं। इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट इवैल्यूएशन टू असेस द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसी क्या वो आज के टाइम पे अपना इम्पैक्ट रखती है, वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इवैल्यूएशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है ये संस्थाएं। दे एनालाइज द डाटा, मेजर्स आउटकम्स, solicit feedback from stakeholders and make एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द लेसन्स लर्नड, यानी कि जो पॉलिसी है उससे संबंधित जो भी डाटा या फिर उसके जो भी आउटकम्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। जो फीडबैक होती है वो जनता से, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लेकर उनसे प्राप्त कर कर जो नीति होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट लेकर आते हैं जो भी गलतियां की गई हैं उनके थ्रू। इम्प्रूविंग पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ओवर टाइम, यानी कि अलग अलग समय पर उसमें जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था उसमें जो उसका जो डिजाइन होता है उसमें चेंजेस करती रहती हैं। अब इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस सर्व एज द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, providing the necessary infrastructure, expertise, oversight, and engagement mechanism to develop, implement, and evaluate policies that address societal needs and advance public welfare. Next question है, what is judicial activism? Highlight its रोल एंड सिग्निफिकेंस इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि न्यायिक सक्रियता क्या है, उसके क्या क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है भारतीय लोकतंत्र के अंदर, उसके बारे में बात करनी है। आप एक वर्ड देख रहे हो, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो एक्टिवली काम करती है। अब ये जो काम होता है वो उन क्षेत्रों में होता है जहां पर जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो सरकार होती है उन सेक्टर को इग्नोर करती है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू व्हेन कोर्ट्स टेक एन एक्टिव रोल इन शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल चेंज, यानी कि जो कोर्ट्स होती हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं उसमें, ठीक है, किसमें, जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसको इन्फ्लुएंस करने का जो काम होता है, उसको शेप देने का जो काम होता है वो कोर्ट्स करती हैं। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक हम इंसिडेंट देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई घटना हो रही है, जैसे अगर हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में बात कर सकते हैं जो काफी फेमस रहा था। उसमें क्या था कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अब गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया था, तो लेकिन किसी ने तो एक्शन लिया था वहां पर, तो वो कौन थी, वो थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय था, वहां पर उसने कोई भी हस्तक्षेप किया था, इंटरवेंशन किया था। तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, उस सेक्टर को इग्नोर करती है, तो वहां पर जो जुडिशरी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो काम करता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसके क्या क्या रोल होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो इसका जो रोल होता है वो पब्लिक पॉलिसी जो होती है उसको बनाने में इसका काम होता है। इसकी भूमिका होती है जितने लोगों के जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में। जो सरकार होती है उसको चेक और उसको बैलेंस करने का, यानी कि सरकार कोई भी जब कानून बनाती है उसको चेक करने का और उसको बैलेंस करने का काम ये करती है, लोगों को सोशल जस्टिस देने का काम। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं वो ये करती है, और इसी की सहायता से गवर्नमेंट जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा दे रही है। गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने का काम, और पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बढ़ावा देने का काम ये करती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिसी मेकिंग में ये किस तरीके से अपनी भूमिका देती है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अलाउज कोर्ट्स टू इंटरप्रेटेड लॉज, यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म होती है वो कोर्ट्स को ये अधिकार देती है, उनको आज्ञा देती है कि वो लॉज को या फिर जो कानून होते हैं संविधान में लिखित है उनकी व्याख्या कर सकते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या फिर जो सोसाइटी की नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग। ब्रॉडली एंड इंटरवेन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। व्हेन नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड बाय लेजिस्लेशन, यानी कि जो सरकार होती है, जो कानून उन मैटर से या फिर उन इशू से संबंधित जो सरकार होती है जब कानून नहीं बनाती है, तो वहां पर ये जो कानून बनाने की जो व्याख्या होती है, कानून को उनको लिखित करने का जो काम होता है वो ये करती है। अब जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है। तो कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, यानी कि मेनली जो काम होता है इसका क्या होता है, जो भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है।
और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लोगों को गारंटीज मिल रही है उनके एक गार्जियन की तरह ये काम करती है। इंश्योरिंग दैट द इंडिविजुअल्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टीज, यानी कि उनसे उनकी लिबर्टी को छीना ना जाए, उनसे वंचित ना रखा जाए। चेक्स एंड बैलेंस को ये देखती है। जुडिशियल एक्टिविज्म से इंश्योर दैट गवर्नमेंट एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जब कोई भी सरकार जो कोई भी कदम उठाती है, कोई भी काम करती है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सके। प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ पावर, यानी कि जो सत्ता का दुरुपयोग होता है उसको रोका जा सके। और सरकार की जवाबदेही, यानी कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको तय किया जा सके। ये सब सारा का सारा जो काम होता है जो वो जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से जो जुडिशरी होती है वो करती है। लोगों को सोशल जस्टिस देने का जो काम होता है वो इसके माध्यम से किया जाता है। इंडियन कोर्ट्स यूज जुडिशियल एक्टिविज्म टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड एड्रेस इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि हमें हमारे समाज में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, असमानता या फिर जो इनजस्टिस होता है वो देखने को मिलता है। तो जो कोर्ट्स होती हैं वो अपने आप ही क्या करती हैं, जो सोशल जस्टिस से संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं उनको लेकर आती है और उनको प्रमोट करती है। उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको रिजॉल्व करती है। दे इंटरवेन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो वंचित वर्ग होते हैं, वंचित समुदाय होते हैं, पिछड़े समुदाय होते हैं, उनके जितने भी अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोर्ट्स हैव पास्ड लैंडमार्क जजमेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल resources, regulate pollution and enforce environmental laws, ensuring a healthy environment for future generation, यानी कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कोर्ट ने कई सारे ऐसे लैंडमार्क डिसीजन हैं वो दिए हैं, जजमेंट्स दिए हैं, जिसकी वजह से नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और जो एनवायरमेंटल लॉज होते हैं उनको एनफोर्स किया जा सके। तो इसके लिए जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो बात की जाती है वो कोर्ट करते हैं और सरकार को ये आदेश देते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित लॉज को इन्फोर्स किया जाए, उनको लागू किया जाए, जिसकी वजह से आने वाली फ्यूचर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम प्रदान कर सकें, उसको प्रोवाइड कर सकें। प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि जो स्वशासन होता है उसको बढ़ावा मिल सके। तो जुडिशियल एक्टिविज्म प्रमोट्स गुड गवर्नेंस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनके जो भी काम होते हैं उनसे संबंधित अकाउंटेबल रहें, उनके लिए जवाबदेह रहें। तो इससे क्या होता है, जो गुड गवर्नेंस होती है वो उसको बढ़ावा मिलता है। कोर्ट्स इंटरवेन टू कम्बैट करप्शन, एनफोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। जो कोर्ट्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम होता है उसमें करप्शन ना हो, अगर करप्शन है तो उससे हम लड़ सकें, उससे कॉम्बैट कर सकें। जो ट्रांसपेरेंसी होती है सिस्टम में उसको बढ़ावा मिल सके, और जो कानून का शासन होता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है, उसको बरकरार रखा जाए। तो ये इंश्योर करने का जो काम होता है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से कोर्ट्स करती हैं, और इसकी वजह से जो गुड गवर्नेंस होती है उसको प्रमोशन मिलता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बढ़ावा मिलता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑफ्टन मैनिफेस्टेड थ्रू PILs वेयर कोर्ट्स टेक्स शो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ इश्यूज अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं उनको मैनिफेस्ट करती है PIL के थ्रू। PIL empowers citizens to seek justice and accountability from the government and other institutions। जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, वो सिटीजन्स को एम्पावर करती है, जिसकी वजह से वो जस्टिस को, यानी कि जो न्याय होता है और सरकार की जो जवाबदेही होती है उसको तय करने का काम करती है। अब कंक्लूजन में हम इसमें लिख सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडियन डेमोक्रेसी एम्पावर्स द जुडिशरी टू प्ले a proactive role in upholding constitutional values, protecting rights, promoting social justice and ensuring good governance। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। इसमें मैंने 2 शॉर्ट नोट्स को रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ NGO, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, उसका क्या योगदान होता है, क्या उसकी भूमिका होती है। सबसे पहले सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाते हैं, जिसकी वजह से समाज में जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस लेकर आते हैं, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में कुछ ना कुछ विकास आ सके, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को ही बढ़ावा देते हैं, उसकी बात करते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं सोसाइटी में चलाई जाती हैं तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और डिजास्टर रिलीफ में भी अपना काम करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। तो NGOs इन इंडिया इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स टू एड्रेस इशूज। हमारे समाज में, हमें भारत में अलग अलग तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे पॉवर्टी, हेल्थ केयर,
एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये ऐसे इश्यूज होते हैं, इनको ध्यान में रखकर ये सारे के सारे काम करे जाते हैं। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, यानी कि समाज में जागरूकता लेकर आते हैं। एनजीओज एंगेज इन एडवोकेसी एफर्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उनसे संबंधित जो अवेयरनेस रेज करने का काम होता है ये एनजीओज करते हैं। ठीक है, और ये अवेयरनेस किसमें, पब्लिक होती है, जो जनता होती है उनके बीच में, पॉलिसी मेकर्स और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में ये अवेयरनेस को लेकर आते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दे फैसिलिटेट कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज टू एम्पावर कम्युनिटीज, यानी कि कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए अलग अलग तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको लेकर आते हैं। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। अलग अलग तरह की जो स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो लेकर आते हैं, और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को चलाते हैं जिसकी वजह से इनकम को जनरेट किया जा सके, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो इलिटरेट पर्सन हो, तो उसको उसमें सहायता मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ये चलाते हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिटी होती है उसको एम्पावर किया जा सके। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एनजीओज इनिशिएटिव्स प्रोग्राम सच एज एफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, एडवोकेसी फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। यानी कि जो एनजीओज होते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट करते हैं, उसको चलाते हैं, जिसमें एफॉरेस्टेशन आ जाता है, पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं ये। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होती है, जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं उनके बचाव की बात करते हैं। जो भी कचरा होता है उसको किस तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और जो भी एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। और एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाने का, उसको रेगुलेट करने का की बात करते हैं। अब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एनजीओज वर्क्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, जिसमें सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल राइट्स शामिल होते हैं। यानी कि जो भी नागरिक होते हैं उन सभी के अधिकार, राजनीतिक अधिकार हो जाए, आर्थिक अधिकार हो जाए, सामाजिक अधिकार हो जाए, सांस्कृतिक अधिकार हो, उन सभी को बचाने का, उसको प्रमोट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम एनजीओ करते हैं। समाज में हमें, सोसाइटी में हमें हेल्थ सर्विसेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे रन हेल्थ कैंप्स, clinics, awareness campaigns, and prevention programs for diseases such as HIV, AIDS, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो टीबी होती है उससे संबंधित, मलेरिया, मॉल न्यूट्रिशन, तो इससे संबंधित जो भी प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाने का जो काम होता है वो एनजीओज करते हैं। डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करते हैं। दे प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंस, शेल्टर, फूड, मेडिकल एड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू अफेक्टेड कम्युनिटीज। यानी कि जब इमरजेंसी आती है, डिजास्टर आता है, तो कम्युनिटीज को रिलीफ करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, फूड देने के लिए, मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाते हैं। अब कंक्लूजन में इसमें लिख सकते हैं, एनजीओज इन इंडिया सर्व एज अ वाइटल partners in promoting social development, environmental sustainability, human rights and inclusive growth। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ई गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सरकार पेपर वर्क को कम कर जो ऑनलाइन जो वर्क होता है उसको ज्यादा प्रमोट करती है, उसमें ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। अब इसमें क्या होता है, जो डिजिटल सर्विस डिलीवरी होती है, यानी कि सरकार कोई भी जो सर्विसेज लेकर आती है उसको डिजिटली जनता तक पहुंचाया जाता है, उसकी डिलीवरी की जाती है। जिसमें हम कुछ बात कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड से संबंधित जो भी सर्विसेज होती हैं वो आज के टाइम पे हमें ऑनलाइन मिलती हैं। ठीक है, डिजिटली रूप से हम उसको अवेल करवा सकते हैं। अगर हमें कोई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है, किसी कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट से कोई भी डाटा चाहिए होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिजिटली हम उसको जो भी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्प लेते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो किस पे फोकस करती है, डिजिटल सर्विस डिलीवरी पर फोकस करती है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है, पहले वो ज्यादा से ज्यादा पेपर वर्क पर फोकस करती थी, अब जो गवर्नमेंट है पेपर वर्क से शिफ्ट होकर किसकी तरफ आ रही है, ऑनलाइन वर्क होता है, जिसमें मोबाइल फोन्स का, नेटवर्क्स का, जो पेन टैब्स होते हैं उनका ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेकर आती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में जो सरकार होती है, जो भी पॉलिसी से संबंधित जो भी डाटा होता है उसको पब्लिश करती है
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, अपनी जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं उन पर लेकर आती है। इसकी वजह से क्या होता है, जनता होती है वो न्यूज़ को एक्सेस कर सकती है। तो इससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जो पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है उसमें सिटीजन से उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनको व्यू पॉइंट को जानने के लिए सिटीजन्स की एंगेजमेंट को बढ़ावा देती है, इनकी नागरिक जो सहभागिता होती है उसको बढ़ावा देती है। और इसमें क्या होता है, सरकार जो होती है अलग अलग तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको लॉन्च कर सिटीजन्स के व्यू पॉइंट्स को जानती है और पॉलिसी मेकिंग करती है। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी के लिए सरकार अलग अलग तरह के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उनको उनकी सहायता लेती है। और जो एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है उसको प्रमोट करती है, यानी कि डिजिटली हम कितने बढ़िया हैं, कितनी हमारी क्षमता है उसमें, ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रमोट करती है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो इसमें आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनको ध्यान रखना है। जैसे इसमें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बताए हैं, तो आपको उनको अपने ध्यान में रखना है। और आप जब आंसर लिखोगे, अपना जब उत्तर लिखोगे, तो वो आपको इन पॉइंट्स को वहाँ पर मेंशन अच्छे से करना है, ठीक है, वहाँ पर इन पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो आंसर राइटिंग है, आपकी जो आंसर कॉपी है वो अच्छी दिखेगी। अब दूसरा जो तरीका है, आपको हर क्वेश्चन में मैंने कंक्लूजन दिया है, तो आपको उस हर क्वेश्चन में अपने कंक्लूजन को लिखना है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपकी जो आंसर कॉपी होती है वो देखने में अच्छी लगती है, आपका जो आंसर होता है वो अट्रैक्टिव लगता है, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर देगा। तीसरा जो होता है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से ग्राफिक तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। अब ग्राफिक तरीके से कैसा होता है, जैसे मैंने आपको एनजीओ की जो भूमिका होती है उसके बारे में बताया। अब इसमें आप क्या करोगे, क्लाउड्स बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में इनको, इनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो आंसर राइटिंग की जो ग्राफिक्स है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।